आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जेएसएससी जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है ओपन कर दिया है। अब जिसका भी एग्जाम है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि सेंटर वगैरह कहाँ है। अब एग्जाम नैनो चैनल आपको कैसे हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। इससे पहले हम लोग टोटल लगभग 88 क्लासेस टॉप एमसीक्यू सीरीज का कंप्लीट करा चुके हैं। उन सारे क्लासेस को क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको झारखंड शिक्षक भर्ती करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। और उस प्लेलिस्ट में जाकर के जब भी आपको टाइम मिले उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लेंगे तो आपको जो है रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। और साथ ही साथ जब तक आपका एग्जाम चलेगी तब तक आपका डेली बेसिस पर आपका मैराथन सेशंस आपको लिया जाएगा, क्योंकि अब जो है आपके पास बहुत ही कम टाइम बच गया है। और इस कम टाइम में आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़े, आप उन्हीं सब चीज़ों को पढ़े जो इम्पोर्टेंट है। बहुत फालतू की चीज़ों को पढ़ के टाइम वेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो अभी तक आप जो भी पढ़े हैं उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तब जाके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपेगा और एग्जाम हॉल में उस कॉन्सेप्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपको अच्छी खासी जो है प्रिपरेशन हो चुका है पहले, तो आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके आप सिर्फ और सिर्फ जो पढ़े हैं उसी को बार बार आप रिवाइज करें। और आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। एनसीईआरटी आप कहाँ से, एमसीक्यू आप कहाँ से करेंगे, तो एनसीईआरटी का जितना एमसीक्यू है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक के एनसीईआरटी बुक को, उन सारे एनसीईआरटी को आप कंप्लीट करें। ओनली एमसीक्यू। आपको एक किताब मिलेगा जिसको हम कराएंगे भी यहाँ पर, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेगा। उन सारे एमसीक्यू को भी आप कर लेते हैं तो आपका सिलेबस लगभग 40% अभी भी जो है तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। ऐसा ना हो कि एग्जाम सामने है तो आप पूरा का पूरा बैठ जाए और कुछ भी ना पढ़े। आप पढ़े, सिलेक्टेड चीज पढ़े, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपका जो है डेली जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। जैसे आज के सेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आज के सेशन में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका सोशल स्टडीज में जो है वो क्या है, आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपसे जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश के स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एमसीक्यू पूछ दिया जा सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपका गुलाम वंश की स्थापना किया गया। और लाख बख्श किस शासक को जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है अगर अभी तक आपको नहीं पता है। और दूसरा बात कि जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड, ये सारे पीडीएफ आपका पहले स्टोर में जाएंगे, आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां से ये सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेगा आपका एप्लीकेशन में, वहां से भी आप बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा जियोमेट्री को कंप्लीट किया गया आपका एप्लीकेशन में, तो पूरा जियोमेट्री को क्या करेंगे आप एप्लीकेशन के थ्रू आप जियोमेट्री को कवर कर लीजिएगा। आप लोग बोलिएगा तो उसको हम लोग यूट्यूब में भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एप्लीकेशन से देखेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में ही एक और सुल्तान जिनका नाम है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक, क्या पहला मुस्लिम महिला शासक कौन, रजिया सुल्तान। पहला फर्स्ट टाइम आपका पहला मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का अगर टाइम पीरियड पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1236 से 1239 तक आपका रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठे रहे। उसके बाद आया आपका बलबन के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो बलबन भी दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे और बलबन जो है आर्मी को पूरा का पूरा सिस्टमाइज करने में बहुत ही ज्यादा योगदान है किसका, बलबन का।
और बलबन का जो सैन्य विभाग था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीवाने अर्ज से क्या मतलब है? तो दीवाने अर्ज से मतलब है आपका सैन्य विभाग, किसमें? दिल्ली सल्तनत के अंडर में बलबन के टाइम पीरियड में ये विभाग चलती थी। उसके बाद भी बहुत सारे शासकों ने इस विभाग को कंटिन्यू रखा। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो कुतुब मीनार है, जो कि आपका भारत की सबसे ऊंची मीनार है, इसकी निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अजमेर में जो आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, कहाँ पर है आपका? अजमेर। पूछा जा सकता है आपसे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बुक से लिया गया है। फिर अगर हम लोग बात करें खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश की जो स्थापना किया था, गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम था कैमुर्स। क्या नाम था? कैमुर्स। कैमुर्स की हत्या किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी जो है आपका खिलजी वंश का संस्थापक है। तो खिलजी वंश के संस्थापक का नाम क्या हो गया आपका? तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक का नाम हो गया। अब खिलजी वंश के टाइम में भूमि से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित आपका एक प्रणाली चलाया गया था जिसको हम लोग मसाहत प्रणाली के नाम से जानते हैं। किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? भू राजस्व का जो रेट है, दर है, वो कितना निर्धारित किया था? 50% आपका निर्धारित किया था। इससे पहले ये कितना था? 1/3 हुआ करता था। अब खिलजी वंश के बाद आपका आया तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। फिर आया आपका सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना आपका खिज्र खां के द्वारा किया गया। और फिर आया आपका लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना आपका बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से इतिहास में आपका जो दिल्ली सल्तनत का मोटा मोटी एक जो जानकारी होना चाहिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा है, उसको आपको कवर कराया गया। इसी प्रकार से आपका कल आपको मुगल वंश लाएंगे हम लोग, किसमें? आपका इतिहास सेक्शन में। अब हम लोग थोड़ा साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका एक सेक्शन साइंस का भी है। साइंस में आपसे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड मैथ दोनों मिला करके 75 क्वेश्चन। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइंस आपका एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट कंसर्न में रहेगा। साथ ही साथ जो पार्ट ए है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर भी आपका साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साइंस से आप उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ मानव नेत्र जो है आपका। तो मानव नेत्र में क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो मानव नेत्र का सबसे जो निकट बिंदु होती है, जहां से हम लोग किसी भी चीज को स्पष्ट देख पाते हैं, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है, जहां से हम लोग किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। और ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट होता है कि कहाँ तक हम लोग दूर तक देख सकते हैं, तो वो आपका होता है अनंत। कहाँ होता है? अनंत होता है। इसका एग्जाम्पल है कि आप दूर स्टार वगैरह को देख सकते हैं। स्टार आपसे बहुत दूर है, बट आप देख इसलिए पा रहे हैं कि मानव नेत्र की जो दूरस्थ बिंदु है या फार पॉइंट है, वो अनंत तक होती है। तो 3 दृष्टि दोष हम लोगों को देखने को मिलता है। उनमें से सबसे पहला है आपका निकट दृष्टि दोष। क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नाम का उल्टा काम होगा। निकट दृष्टि दोष में आप निकट के वस्तुओं को अच्छे से देख पाएंगे, बट दूर के वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जानते हैं। और इसे ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में आप दूर के वस्तुओं को ठीक ठाक देख सकते हैं, बट निकट के वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाते आप। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग किसकी प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है जरा दूरदर्शिता, जिसे हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर नीचे दोनों साइड में आपका लेंस लगा हुआ रहता है, जिसे हम लोग बायोफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन जरूर, कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, और हम लोग प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदर्शिता होने के केस में हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका है प्रकाश चैप्टर से। ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं, हम लोगों का स्टार जो होते हैं, वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है,
तो उसके मार्ग में क्या आता है, परिवर्तन आता है, मार्ग उसका विचलित हो जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडल भी एक माध्यम की तरह कार्य करती है। प्रकाश यहाँ से अगर आप स्टार का लाइट आएगा तो अलग अलग वायुमंडल में माध्यम जो होगा विभिन्न कारणों से परिवर्तन होगा, और जिससे ये जो लाइट आएगा ये आपका टेढ़ा मेढ़ा आते आते हम लोगों को आंख तक पहुंचती है, और हम लोगों को कैसा प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का जो है टाइम फ्रेम का अंतर होता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट आपका डिवाइस है जिसे हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि तीन पारदर्शी सतहों से घिरी हुई क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो तीन पारदर्शी सतहों से घिरी हुई क्षेत्र को, जैसे यहाँ हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर आपका तीन, इसमें तीन आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। किस नाम से जानते हैं, प्रिज्म के नाम से जानते हैं। और इनके कोई भी दो सतह आपका समानांतर नहीं होता है, तो ये है आपका प्रिज्म। प्रिज्म में आप याद रखिएगा कि जो सरफेस होता है कितना होता है, तीन आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है आपका साइंस में, वो है विक्षेपण, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इंग्लिश में इसे सिंपल डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो जो लाइट है वो किस चीज का है, श्वेत प्रकाश। अब ये जो श्वेत प्रकाश होती है, जो हम लोगों को लाइट को ऐसे हम लोग देखते हैं तो लगता है कि लाइट का कलर जो है वो व्हाइट है, श्वेत है, जबकि ऐसा नहीं है। लाइट क्या है, 7 रंगों का मिक्सचर है। तो जब श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। यानी जब आपके पास कोई प्रिज्म रहेगा और प्रिज्म से होकर आप ये लाइट सनलाइट पार करेंगे तो ये सनलाइट आपका 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। और ये जो वर्ण विक्षेपण हो रहा, वर्ण पट मिल रहा है, इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग। कैसे आप याद रखिएगा, आप ये जो कोड वर्ड है VIPGYOR, इसी कोड वर्ड से प्रकाश के 7 रंगों को आपको याद करना है। V से हो गया वायलेट यानी कि बैगनी, I से आपका इंडिगो, B से आपका ब्लू, G से आपका ग्रीन, Y से आपका येलो, O से आपका ऑरेंज और R से रेड। तो इस प्रकार से प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग पाया जाता है। और प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, तो प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश है उसका अलग अलग रंगों में जो विभक्त होती है, इसी को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग सेशन को देखते हैं बट सेशन को लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि सेशन को आप लोगों को लाइक कीजिए। सेशन को, इसमें कोई लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन बना रहता है कि डेली बेसिस पर आपके लिए सेशन अपलोड करें। आप लाइक करें या ना करें, मेरा काम तो सेशन अपलोड करना है, बट मेरा ये कहने का काम है कि आप लोग सेशन को लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा पीडीएफ आप लोगों को बनाने का मन करता है। तो लाइक जो है मेरे तरफ से यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोग कोलाइड के नाम से जानते हैं। तो किसी भी माध्यम में जो छोटे छोटे निलंबन होते हैं उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपका घर में ये यहाँ पर सनलाइट कहीं से आ रहा है छोटा सा छिद्र से, तो जब आप उस सनलाइट को देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे धुलकन वगैरह ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को हम लोग कोलाइड के नाम से जानते हैं। तो दूध भी एक कोलाइड है। आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कोलाइड का उदाहरण कौन सा है, तो उनमें से दूध अगर रहा तो दूध आपका एक कोलाइड होगा, धुआं रहेगा तो धुआं आपका कोलाइड होगा, कुहासा रहेगा ये भी आपका कोलाइड होगा। दूध कोलाइड क्यों होगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो है वसा फैट का कण जो है वो जल में निलंबित रहते हैं। तो छोटे छोटे वसा के कण जल में क्या होता है, निलंबित घुले हुए रहता है। इसी के कारण दूध आपका एक कोलाइड का एग्जाम्पल है। फिर धुआं भी आपका कोलाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें राख का कण जो है हवा में क्या होता है, निलंबित रहता है। उसी प्रकार से कुहासा भी आपका एक कोलाइड है, क्योंकि इस पे छोटी छोटी जल की बूंद जो है वो वायु में क्या रहती है, निलंबित रहता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है टिंडल प्रभाव के बारे में। तो किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन, जैसे आप यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या ले लेंगे, दूध ले लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि दूध क्या है, दूध आपका एक कोलाइड है। आप इस दूध में एक कांच का गिलास रहेगा, आपका क्या रहेगा, कांच का गिलास में आप दूध लिए हैं और इधर से आप यहाँ लाइट पास करेंगे
तो ये जो छोटे छोटे कण रहेगा वसा का, ये छोटे छोटे कण प्रकाश को क्या करेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देगा। और इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या है आपका? किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे। और अब जो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ये सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, किसी न किसी एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है और सारा का सारा एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड है। सेशन को लाइक करते रहिएगा। जो भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पहला क्वेश्चन की ओर कि भारत में जो नेशनल इनकम है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इंडिया में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इकोनॉमिक्स में लिया गया है। क्लास आई थिंक क्लास 9th या 10th के इकोनॉमिक्स में आपका ये राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और उसी में छोटा सा बॉक्स में ये आपका दिया हुआ है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। और इन्हीं के द्वारा एक लिखा गया किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किताब भी किनके द्वारा लिखा गया? आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो ये आपका ज्योग्राफी का जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। और विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। तो ये आप याद रखिएगा, कौन सा? आपका विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है आपका कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टेफनसन जो है आपका रेल इंजन के आविष्कारक है। नेक्स्ट है आपका महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जो है आपका महाभारत के लेखक है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक है। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। विष्णु शर्मा किसके लेखक है? आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। और ये पंचतंत्र वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन आ गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है आपका पंचतंत्र के लेखक है। और इन्हीं को हम लोग किसी किसी किताब में कहा जाता है कि विष्णु शर्मा जो ही है आपका चाणक्य को ही विष्णु शर्मा के नाम से जाना जाता है। दैट इज नॉट कन्फर्म 100%, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। बट आप याद रखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक के नाम से कौन जाने जाते हैं? विष्णु शर्मा को जो है पंचतंत्र के लेखक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि मिक्सचर होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्लस आपका गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जहां दोनों मिलकर काम करती है तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किस इकोनॉमी के नाम से जानते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और अपना इंडिया जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का एक सबसे बेजोड़ एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोगों को कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट प्लस आपका सोशलिस्ट, ये दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा टिका हुआ है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का झलक हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? अपना अर्थव्यवस्था में। तो अपना जो अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? ये कंप्लीटली आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सा? आपका भारत। अमेरिका की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट वाला है। चीन की बात करेंगे हम लोग तो चाइना आपका पूरा का पूरा क्या है? उसमें सारा चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल है। रसिया पूरा का पूरा आपका सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। बट अपना भारत दोनों का मिक्सचर है, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि भारत का स्थलीय सीमा, भारत का पूरा भारत को आप देखेंगे तो भारत में क्या है? तटीय सीमा है और स्थलीय सीमा है। तो जो स्थलीय सीमा है वो लगभग कितना है? तो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा, जिसे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है GST,
तो अपना जो टाइम लाइन है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका, उससे कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। और भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है, जिसे हम लोग IST के नाम से जानते हैं, ये आपका कहाँ से गुजरता है? नैनी, जो कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक एक जगह है। मिर्जापुर से होकर आपका भारत का मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। और GST से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा प्लस में ये आपका आगे है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी डाला गया है। जैसे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है कि राजा के पास निर्णय लेने की शक्ति। तो जहां पर राजा के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, उसे हम लोग गणतंत्र के नाम से नहीं, उसे हम लोग राजतंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजतंत्र। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर है ऑप्शन बी कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। तो ये आपका राजतंत्र में ही देखने को मिलता है कि राजा का बेटा राजा होता, तो ये भी नहीं होगा। और तानाशाही शासन व्यवस्था आपका गणतंत्र में यानी रिपब्लिक में नहीं देखने को मिलता है। इसमें जो राज्य का प्रमुख होता है वो एक निर्वाचित इलेक्टेड पर्सन होता है, जो कि कोई वंशानुगत पद नहीं है। जैसे अभी भारत में इलेक्शन चल रही है, तो जो भी इलेक्टेड होगा वो कोई वंशानुगत पद नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति, भारत के हर एक नागरिक वोट देकर उसको चुनेगा। तो गणतंत्र का अर्थ है राज्य का एक प्रमुख, राज्य का वैसा प्रमुख जो कि एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, कोई वंशानुगत पद उसका नहीं होगा। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है आज के सेशन में, पूरा सेशन को कंप्लीट देखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? आम पब्लिक क्या है कि भारत का जो जीजी होता था, भारत का गवर्नर जनरल, कि ब्रिटिश संसद, की संविधान सभा? तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको आसान लग सकता है बट आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया पूछा गया। भारतीय संविधान जो है आपका बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। और ये भारत में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो हम लोग यहाँ पर कब अपनाया गया पूछा जा रहा, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। 26 नवंबर 1949 को इसे हम लोग अपनाए। और लागू कब किए थे हम लोग? 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोग लागू किए थे। फिर आपका साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या, जो एक साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या क्या है? तो ये एक देश के लिए एक संपत्ति है। अगर किसी देश की जनसंख्या साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा और हेल्थी होगा, तो उस देश की जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ में वो हेल्प करेगी। और जनसंख्या अगर निरक्षर होगा, हेल्थी नहीं होगा, तो वो अर्थव्यवस्था को और नीचे ले जाएगा। बट साक्षर क्या करेगा? अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो एक प्रकार से ये देश के लिए एक क्या है? संपत्ति है। फिर है आपका मानव पूंजी में निवेश पर निवेश की किस तरह की रिटर्न मिलता है? जैसे कि आप एक क्या है? मानव पूंजी है, आप पर क्या क्या जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है। आपको पढ़ाया लिखाया गया कॉलेज के थ्रू, स्कूल के थ्रू, तो आप पर क्या हुआ? एक इन्वेस्ट हुआ। फिर आप जब बड़े हो गए आप, और फिर आप जब सर्विस में आएंगे, तो आप क्या करेंगे? सोसाइटी को रिटर्न करेंगे। तो आप क्या रिटर्न करेंगे? आप एक प्रकार से द्वितीयक पूंजी के रूप में आप चीजों को रिटर्न करेंगे। तो आपका जो रिटर्न है क्या है? आपका द्वितीयक पूंजी का रिटर्न है। फिर पूछा जा रहा है आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी और पशुपालन जो है आपका शामिल है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आपका टॉपिक से यह सारे क्वेश्चन उठाया गया है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका खतरा सबसे अधिक होता है? तो जो हिली एरियाज होता है वहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? भूस्खलन। और जो समुद्र के किनारे होता है उन लोगों को चक्रवात देखने को मिलता है। बाढ़ कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ नदी किनारे बाढ़ देखने को मिलता है ज्यादा। तो आग तो जनरली कहीं भी लग सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो है आपका सबसे ज्यादा खतरा भूस्खलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आपका आंसर बांग्लादेश ही होगा, बट कोई कोई जगह पर इसका आंसर दूसरा भी देखने को मिल सकता है आपका, बट एनसीईआरटी में बांग्लादेश दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक चक्रवात प्रवण देशों में से एक है? यानी ऐसा देश कौन सा जहां सबसे ज्यादा चक्रवात आती है? तो बांग्लादेश एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी इसका आंसर आप गूगल कर लेंगे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? 1914 से लेकर के 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुआ? तो जब इंडिया में, हम लोग इंडिया के सेंस में बात करें, तो इंडिया के सेंस में इंडिया डायरेक्टली आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, बट इंडिया उस टाइम क्या था? उपनिवेश था, कॉलोनी था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटिश का था। और इंग्लैंड जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। कौन था? इंग्लैंड आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। तो अंग्रेज क्या किया? यहाँ से भी लोगों को जबरन भर्ती करके लेके गया लड़ने के लिए। तो जबरन भर्ती के कारण गांव में क्या था? बेपाक गुस्सा था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फिर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो अंग्रेजों को चाहिए था क्या? कैपिटल, पैसा चाहिए था लड़ाई में लड़ने के लिए। तो ये लोग क्या क्या सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर लागू कर दिया। तो इस प्रकार से ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये सारे परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध की परिणाम थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की परिणाम थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसमें? विद्युत अपघटन में तो एक दो बनाया जाता है, कैथोड और एक एनोड। क्या बनाया जाता है? एक कैथोड और दूसरा बनाया जाता है आपका एनोड। तो आपका जो अशुद्ध धातु होता है और शुद्ध धातु होता है, तो अशुद्ध धातु को हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं? आपका इधर आपका अशुद्ध रहेगा, क्या रहेगा? अशुद्ध। और कैथोड में क्या रहेगा? आपका शुद्ध रहेगा। तो एनोड आपका हो जाएगा किसके लिए? आपका अशुद्ध धातु के लिए आपका एनोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड, जैसे कि आपका यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिया हम लोग, मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन में मिलाए तो हम लोगों को क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। तो ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसका जो प्रकृति होता है जनरली क्या होता है? अम्लीय होता है। तो धातुओं के ऑक्साइड जनरली क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट आपका, कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि शरीर में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या अंतस्रावी ग्रंथि के द्वारा, या दोनों के द्वारा? तो शरीर में समन्वय आपका तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी तंत्र दोनों के द्वारा आपका समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका जो हार्मोन है ये आपका अंतस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है? इसका स्रावन होता है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पूरा का पूरा इसको याद रखिएगा कि हार्मोन का स्रावन आपका अंतस्रावी ग्रंथियों से होता है। नेक्स्ट है आपका, कि थायरक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायरक्सिन का स्रावन आपका थायराइड ग्रंथि में होता है। कहाँ पर? आपका थायराइड ग्रंथि में। निम्नलिखित में से कौन सा आपका पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक, ये तीनों आपका पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है। तीनों आपका जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक। नेक्स्ट है आपका, कि भोजन का पचना किस प्रकार की रिएक्शन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका भोजन का पचना आपका एक उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? आपका उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपका, कि शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, कौन सा पूछा जा रहा है? आपका सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि आपका सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि है। फिर आपका ये ज्योग्राफी से, कि नैरो गेज रेलवे लाइन कहाँ पर आपको पाई जाता है भारत में? तो दार्जिलिंग, शिलोंग और ऊटी के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आपको नैरो गेज रेलवे लाइन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है? यानी प्राकृतिक पोताश्रय कौन कौन सा है? तो आपका जो ये जो कोची पत्तन है और तुतीकरण पत्तन है, ये दोनों आपका नेचुरल है। विशाखापत्तनम को हम लोग बनाए थे। तो ये आपका कोची पत्तन और तुतीकरण पत्तन जो है प्राकृतिक पोताश्रय है। नेक्स्ट है आपका फिर, कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI जो है इसकी रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य करती है। सारा का फुल फॉर्म, ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, कि भारत की समुद्री तट की लंबाई कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत का जो समुद्र तट का लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर आपका भारत की समुद्री तट की लंबाई है। नेक्स्ट आपका साइंस से,
कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि बारिश के बाद आपको कभी कभी आकाश में 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और ये इंद्रधनुष है आपका प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना और साथ ही साथ प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, उसी के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है और मैक्सिमम दूरी कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। बट न्यूनतम कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका साउंड से ध्वनि के शोरगुल का मापन हम लोग किसमें करते हैं। तो डेसिबल में जो है ध्वनि के शोरगुल का मापन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो क्या है आपका, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों का आवृत्ति क्या होती है, यानी ऑडिबल जो रेंज होता है वो कितना से कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का रेंज ऑडिबल होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे जाएगा तो आप नहीं सुन पाएंगे, कुत्ता वगैरह सुन पाता है। बट 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाएगा तो आप नहीं सुन पाएंगे, बट चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को भी सुन पाते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करती है। तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा आपका किसमें होती है, कांच में, पानी में या वायु में। तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ। कल फिर आपके लिए एक सेशन अपलोड किया जाएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा सेशन आप लोगों के लिए लाया जाए, सो दैट आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाए। और चलिए हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।